डबल स्टार टेस्ट सीरीज प्रीलिम्स के दौरान भी आपको बेहतर बनाने के लिए डबल स्टार टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई थी और जब प्रीलिम्स का एग्जाम हुआ तो आप लोगों ने उसमें काफी बेहतर किए। तो उसी पैटर्न के आधार पर मेंस में भी आप सभी बेहतर करें एग्जाम में, इसी पॉइंट ऑफ व्यू से मेंस में भी डबल स्टार टेस्ट सीरीज की शुरुआत की गई है। और डबल स्टार टेस्ट सीरीज में जितने भी मैथ रीजनिंग के प्रश्न होंगे सेट वाइज, जैसे आज हम इस वीडियो में सेट 1 के सारे मैथ रीजनिंग के प्रश्न पूछे गए हैं, जो सेट पेपर में पूछे गए हैं उनके डिस्कशन करेंगे उसी नंबरिंग के आधार पर। जैसे ये क्वेश्चन यहाँ पर 3 नंबर में है तो आपके सेट पेपर में भी 3 नंबर पे होंगे। अगला क्वेश्चन 9 नंबर पे है तो आपके सेट पेपर में भी 9 नंबर पे होंगे। और जैसे ये 12 नंबर पे है तो आपके सेट पेपर में भी 12 नंबर पे होंगे। यानी उसी नंबरिंग के हिसाब से हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। ठीक है, आ जाओ मेरे भाई, ध्यान से देखते हैं। देखिए, कुछ कार क्या है, बस है, सभी बस क्या है, ट्रक है, और कुछ बस जहाज है। सबसे पहले हम डायग्राम किसका बनाते हैं, सभी का। देखो, सभी के सभी बस क्या है, ट्रक है। सभी के सभी बस क्या है, ट्रक है। फिर देखना, कुछ कार क्या है, बस है। कुछ कार क्या है मेरे भाई, बस है। कुछ कार क्या है, बस है। और कुछ बस क्या है, जहाज है। कुछ बस क्या है मेरे भाई, जहाज है। कुछ बस क्या है मेरे भाई, तो जहाज है। अब अगर हम सभी ध्यान से देखेंगे अच्छे से, कुछ जहाज कार है, कुछ जहाज कार है, तो कुछ जहाज कार है। जहाज और कार में कोई रिलेशन यहां पर नहीं है। सभी ट्रक कार है। देखो, सभी ट्रक कार नहीं है, कुछ ट्रक कार है, तो ये भी क्या हो जाए, गलत। सभी की जगह कुछ रहता तो सही हो जाता, तो दोनों गलत हो जाएगा। न तो निष्कर्ष पहला, न ही निष्कर्ष दूसरा सत्य है। चलेंगे तीसरे नंबर के बाद अगला क्वेश्चन। देखो कौन से नंबर है मेरे भाई, 9 नंबर। समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज आया मेरे भाई। देखो, ये है समबाहु त्रिभुज। आप लोग जानते होंगे समबाहु त्रिभुज के बारे में कि समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। जस्ट लाइक ए बी बराबर बी सी बराबर का सी ए। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होते हैं। फिर देखना, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना होता है मेरे भाई, 60 डिग्री। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक एंगल कितना डिग्री होता है, 60 डिग्री। अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान ले, अगर हम समबाहु त्रिभुज की भुजा ए मान लेंगे, तो ध्यान से देखना, पहला समबाहु त्रिभुज के बारे में जानकारी जो आपके एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। दूसरी बातें, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप, समबाहु त्रिभुज का परिमाप कितना हो जाएगा मेरे भाई, 3 है। तीसरी बात, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई बराबर कितना हो जाएगा, √3/2 इंटू ए। चलिए, तो यही 3 बात अभी फिलहाल के लिए समझिए। तो यहां पर अगर हम लोग देखेंगे, भुजा हमें दे रखा है और परिमाप हमें निकालना है, तो भाई साहब परिमाप बराबर क्या हो जाएगा, परिमाप बराबर हो जाएगा आपको 3a। तो 3 इंटू ए के स्थान पर कितना है, 13, तो 13 तिया कितना, 39। परिमाप हमने बताया 3 है। चलिए, चलेंगे हम सभी अगले क्वेश्चन। 9 के बाद 10 नंबर बोला गया, लेकिन 9 के बाद देखो कितने नंबर पर प्रश्न है मैथ रीजनिंग का। समबाहु त्रिभुज के बारे में बहुत जानकारी है, तो एक ही टेस्ट पेपर में बहुत जानकारी लेकर क्या करोगे, धीरे धीरे। जैसे समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या भी अगर हम आपको यहां पर लिख दें, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के अंतःवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा, a/2√3। इसी प्रकार परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या, समबाहु त्रिभुज के परिवृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, a/√3। ठीक है, हर टेस्ट पेपर में कुछ हम लोग सीखते हुए चलेंगे। चलो 9 के बाद देखते अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन 12 नंबर पे है। 12 नंबर पे है, जरा ध्यान से देखना। ये क्वेश्चन मेरे भाई कोडिंग डिकोडिंग के हैं, ध्यान से देखना। देखो, हैच का इससे कोई रिलेशन होगा, उसी प्रकार इसका किसके साथ रिलेशन है, तो आप ध्यान से देखो। हैच का
जो रिलेशन ए एन डी के साथ है वही रिलेशन आर डब्ल्यू एक्स का परसेंटेज के साथ होगा। हैच का जो रिलेशन ए एन डी के साथ होगा वही रिलेशन आर डब्ल्यू एक्स का परसेंटेज के साथ होगा। तो जरा आप सभी ध्यान से देखना मेरे भाई, अब इसमें रिलेशन अगर निकालना है तो मेरे भाई इस क्वेश्चन को आप कैसे बनाओगे, बाय ऑप्शन से ही ना बना पाएंगे हम लोग, क्योंकि रिलेशन बनाने के लिए तो हम कुछ भी लॉजिक लगा देंगे, लेकिन कुछ भी लॉजिक लगाने से नहीं होगा, आपको दिए गए 4 विकल्प में से ही कोई सही लॉजिक का इस्तेमाल करना है। तो इस टाइप के प्रश्नों को बनाने का सही तरीका क्या होता है, बाय ऑप्शन। तो आओ देखो, सबसे पहले R18, W23, X24 और A1, N14, D4, ये तो चेंज होने वाला नहीं है। अब देखो, अगर हम पहला ऑप्शन को ध्यान में रखें, पहला ऑप्शन में क्या है, हैच बराबर XBQ, XQB, और परसेंट के जगह पर क्या है मेरे भाई, UTZ। अब देखो यहाँ क्या लॉजिक बन पाएगा, देखो ध्यान से, U21 होगा, T20 होगा और Z26। देखो 24 दूध 26, 23 में 3 कम, 18 3 21। तो यहाँ पर देखोगे 24 है, Q17, B2, तो 2 2 4 है, 17 माइनस 3 है, 24 3 27 है। तो देखो यहाँ पर भी +3 -3 +2 हो गया, यहाँ पर भी +3 -3 +2 हो गया, यानी पहला ऑप्शन क्या है मेरे भाई, एकदम सही लग रहा है। अब कुछ स्टूडेंट को यहाँ पर एक कंफ्यूजन हो सकता है कि सर 2 में 2 जुड़ा 4 ठीक है, 17 में 3 गया 14 ठीक है, सर 24 में 3 जुटा तो 27 होना चाहिए, लेकिन मेरे भाई यहाँ पर 27 नहीं है। तो आप ध्यान से देखना, 27 जब कभी भी अल्फाबेट में तो 26 से लेटर होता है, 26 से जब कभी भी ज्यादा आएगा ना तो आप उसमें 26 घटा लेना। तो 27 है, 27 में से 26 घटा लिए तो 1, इसीलिए यहाँ पर 27 की जगह 1 लिखा गया। ठीक है, चलो 12 के बाद चलेंगे मेरे भाई अगले प्रश्नों की ओर। आ जाओ, अगला प्रश्न संख्या 14 नंबर, ध्यान से देखना, नन वर्बल के प्रश्न है। निम्न में से कौन सी आकृति प्रश्न आकृति को पूरा करेगा। ध्यान से देखो, यहां पर देखिए इस वर्ग के, इस आयत के बाहर जो भी है ना वो पूरा काला कलर में है, तो यहाँ पर जो भी आएगा मेरे भाई काला कलर में आएगा। तो इस प्रकार की आकृति नहीं आएगा, इस प्रकार की आकृति नहीं, यहाँ वाली आकृति सही बैठ रहा है, इस प्रकार की आकृति सही आएगा, इस प्रकार की आकृति सही आएगा। तो ऑप्शन सी क्या है यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो यहां पर देखना मेरे भाई, ये 20 नंबर में प्रश्न आए हुए हैं। देखो अगर यहां पर हम लॉजिक की बात करेंगे ना मेरे भाई, देखो 3 से 5 हुआ मतलब +2, और 5 से 10 हुआ मतलब ×2, और 10 से 2 +2। तो लॉजिक दिख रहा होगा, +2 ×2 +2, +2 ×2 और फिर क्या हो जाएगा +2। लॉजिक क्लियर है, +2 ×2 +2 का। तो ऐसे कौन से विकल्प है जो जिसमें ये लॉजिक है, तो आप जरा ध्यान से देखोगे, +2 देखो इधर, 18 2 20, 20 दूनी 40 और 40 2 कितना 42, यानी ऑप्शन डी इसी पैटर्न पर था। तो चलेंगे मेरे भाई अगले प्रश्नों की ओर 20 के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, देखो ये क्वेश्चन नंबर 24 है। देखिए 24 में क्या है मेरे भाई, 39,250 रुपया अंकित मूल्य वाली एक वस्तु। देखो एक वस्तु का अंकित मूल्य कितना है, 39,250 रुपया। इस पर ना X% और 10% की 2 छूट दिया गया। इस वस्तु पर X% और 10% का 2 छूट दिया गया, और छूट देने का वस्तु कितने में बिका है, 32,499 रुपया। देखिए इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे हम किसी दुकान में गए कोई भी चीज खरीदने के लिए, उन्होंने बताया 39,250 रुपया, हम लोग बोलते हैं ना कम करिए, तो उन्होंने 10% कम कर दिया। हम लोग बोलते फिर से कुछ और कम कर दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है फिर से हम X% पैसा और कम कर देंगे, और 2 बार दाम कम करने के बाद वस्तु को कितने में बेचा है, 32,499 रुपया में इन्होंने बेचा है। तो जरा आप ध्यान से देखना, देखो पहली बार इन्होंने 10% का छूट दिया, अगर 10% का छूट देगा तो वह वस्तु कितने में बिक जाएगा, 90% में। 10%
छूट दिया तो वस्तु बिक जाएगा 90%। ये 90 कैसे आता है मेरे भाई, 100 माइनस 10, जितना डिस्काउंट दिया रहेगा ना घटा देते हैं, तो 10% का छूट, वस्तु बिका 90% में। अब देखो दूसरा छूट तो मेरे भाई x% का है, जैसे ये 10% था तब ना आप 100 में से 10 घटा दिए और 90 लिख दिए यहाँ पर। लेकिन इस बार आप क्या करोगे, 100 में से तो x घटा नहीं पाओगे, तो इस बार आपको यही लिखना पड़ेगा 100 माइनस x परसेंट, परसेंट के बदले 100 बराबर कितना, 32,499। देखो फिर से 39,250 रुपये कीमत का सामान था, हमने इस पर एक डिस्काउंट 10% कर दिया, वस्तु बिका 90% पर। दूसरा डिस्काउंट हमने x% का दिया तो वस्तु बिका 100 माइनस x% पर, लेकिन फाइनली वस्तु बिका 32,499 में। आइए अब हम सभी कैलकुलेट कर लेंगे। देखिए 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0। अब अगर हम सभी ध्यान से देखेंगे ना मेरे भाई, 9 से इसको काट दो, 9 से इसको काट देंगे, 9 तिया 27, 5 पर 4, 9 छक्के 54, 9 इकाई। अब देखो 25 चौका 100, 25 से इसको काटेंगे, 25 इकाई 25, 14 2, 25 पंचे 125, 17 5, 25 सत्ते 175। ठीक है, अब कुछ और कटेने वाला है क्या मेरे भाई, हाँ कट तो जाएगा ये, 157 दुन्नी, 157 दुन्नी हो जाएगा 314, 314। देखो 361 में से अगर 314 को घटा दोगे ना तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 47, 47 4 51 10 61। हाँ 361 में से 314 को घटाओगे तो 47 आएगा। अब 47 पर 1 कितना, 471, 157 तिया, 157 तिया, यानी ये 157 से 23 बार में कट जाएगा, भागा लगाना था। अब देखो यहाँ पर इधर तो 100 माइनस एक्स है, इधर 23 चौका 92 है, ये 92 इधर आ जाएगा माइनस का, ये माइनस एक्स उधर जाएगा प्लस एक्स, 100 में से 92 गया 8, यानी x का मान कितना निकल जाएगा 8। यानी ये जो x% का छूट था वह कितने परसेंट के बराबर था, 8% के बराबर। चलेंगे 24 के बाद 25, आ जाइए 25 नंबर। अगर 25 में देखोगे मेरे भाई फिगर काउंटिंग वाले प्रश्न है, आ जाइए, फिगर काउंटिंग है, बहुत बेहतरीन प्रश्न है, आप इसको ध्यान से देखिएगा। जटिल प्रश्न है, आपको ट्रिकी बेस्ट पर नहीं निकाल सकते, अच्छे से काउंट करना ही पड़ेगा। उससे पहले आप हमें एक बात बताओगे मेरे भाई, इस प्रकार की आकृति में अगर आपके सामने जब कभी भी प्रश्न आए तो देखो 3 ट्रायंगल होगा, कैसे कैसे 3 ट्रायंगल, एक ट्रायंगल ये इधर वाला और दूसरा ट्रायंगल इधर वाला, दूसरा ट्रायंगल इधर वाला, एक इधर वाला एक इधर वाला, ठीक है। और एक ट्रायंगल ऐसे भी तो बनेगा मेरे भाई, जब हम दोनों को मिला देंगे तो बड़ा वाला। 3 ट्रायंगल है तो इसका कॉन्सेप्ट क्या होता है, 1 + 2 कितना 3। तो इस प्रकार की आकृति आपको कहीं पर भी दिखेंगे तो 3 ट्रायंगल होंगे। तो देखो ढूंढने का प्रयास करो, यहाँ पर आपको 3 ट्रायंगल दिखेगा, 1 2, एक बड़ा वाला मिला देंगे 3। फिर देखो ऊपर में 1 2, 1 2 एक बड़ा वाला कितना हो जाएगा 3। फिर उसी प्रकार आपको यहाँ पर दिखेगा, देखो 1 2, अब मिला दिए तो कितना 3। फिर आप सभी ध्यान से देखना मेरे भाई, एक ट्रायंगल आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर भी इस प्रकार के हैं, 1 2 1 2 मिलाकर कितना हो जाएगा मेरे भाई 3। फिर देखना एक बड़ी आकृति में भी तो हो जाएगा सेम, बड़ा आकृति में, बड़ा आकृति में ऐसे, बड़ा आकृति में एक इधर एक इधर, एक ये, तो 1 2 मिलाकर कितना हो जाएगा 3। चलो अब बहुत सावधानी से समझना, एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिखेगा मेरे भाई, एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिखेगा, एक ट्रायंगल, और एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिखेगा, 2 ट्रायंगल, 2 ट्रायंगल। बहुत के मन में आएगा सर एक ऐसे, मेरे भाई अभी जस्ट आपने काउंट किया है बड़े आकृति में, ठीक है। अब देखो इधर वाली आकृति में अगर आप सभी ध्यान से देखोगे मेरे भाई, देखो एक ट्रायंगल ये, दूसरा ट्रायंगल ये, और एक हो गया आपके पास ये तीसरा ट्रायंगल, तो 3 ट्रायंगल इधर हो गया मेरे भाई। फिर आप ध्यान से देखना, अच्छे से देखना, एक ट्रायंगल आपको ये, एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है, दूसरा ट्रायंगल ऐसे, दूसरा ट्रायंगल ऐसे, और एक तीसरा ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है, तीसरा ट्रायंगल आपको ऐसे, तीसरा ट्रायंगल ऐसे, और एक चौथा ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है, चौथा ट्रायंगल ऐसे,
और एक पांचवा ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है, 5 ट्रायंगल आपको इधर दिखा। ठीक है मेरे भाई, फिर से हम दिखा देते ये 5 ट्रायंगल कैसे दिखाए आपको। देखो देखो, पहली ट्रायंगल ये, दूसरी ट्रायंगल देखना ऐसे मिला दिया थोड़ा सा, तीसरी ट्रायंगल देखोगे मेरे भाई ऐसे आया है, चौथी ट्रायंगल देखोगे ऐसे आया है, पांचवा ट्रायंगल देखोगे मेरे भाई ऐसे है, पांचवा ट्रायंगल आपका ऐसे था। तो यहाँ पर 5 ट्रायंगल और हो गए। अभी और देखना मेरे भाई, और देखना अभी। देखो एक ट्रायंगल आपको ऐसे दिख रहा है क्या बीच में, ये वाला बीच में एक ट्रायंगल था आपका, एक ट्रायंगल ये था। चलो और ध्यान से देखना, अभी और ट्रायंगल है मेरे भाई, एक ट्रायंगल ऐसे, ये पूरा बड़ा वाला एक ट्रायंगल ये, और एक ट्रायंगल ये, 2 ट्रायंगल हो गया। अब आप कहेंगे कि सर अभी और भी ट्रायंगल है, तो अब तो मेरे दृष्टिकोण से यहाँ पर कोई भी ट्रायंगल नहीं है। आप काउंट करो, 3 6 9 12 15 2 17 3 20 20 5 25 1 26 2 28। तो इस आकृति में टोटल 28 ट्रायंगल है। जटिल क्वेश्चन था, जटिल क्वेश्चन था। डायरेक्ट आप ट्रिक पर आधारित यह क्वेश्चन नहीं था कि डायरेक्ट ट्रिक ही अप्रोच कर सकते थे, आपको गिनना ही पड़ेगा। जहां पर ट्रिक लग रहा था 3 3 वाला, तो वहां पर हम लोग ट्रिक लगा दिए। इसके अलावा भी सिंगल सिंगल ट्रायंगल आपको खोजना पड़ेगा। चलते हैं मेरे भाई अगले प्रश्नों की ओर। चलो 37 नंबर में अगर हम सभी ध्यान से देखेंगे भाई, बताओ 602 से 600 है, कितने का कमी आया मेरे भाई, 2 का कमी आया, 2 का कमी। फिर यहां पर देखोगे मेरे भाई कितने का कमी आ गया, 6 का कमी। तो आगे कितने का कमी आना चाहिए, देखो 2, 2 का कमी, 6 का कमी। देखो 4 बढ़ोतरी हो गया, 4 बढ़ोतरी हो गया। तो इधर भी अगर हम 4 की बढ़ोतरी कर देंगे तो 6 4 कितना, 10 की कमी। देखो इधर 2 फिर 6 घटा, तो 2 से 6 मतलब 4 बढ़ोतरी हो गया, तो 6 4 10, 10 की कमी। 682 में 10 जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, 672। यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर। चलेंगे हम सभी अगले प्रश्नों की ओर, आ जाओ मेरे भाई। देखो मेरे भाई, 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या का गुणनफल, 2 धनात्मक प्राकृत संख्या का गुणनफल कितना है, 812 है। और दोनों संख्याओं में से बड़ी संख्या कौन सी है। देखिए 2 धनात्मक संख्याएं, उन संख्याओं का गुणनफल कितना है, 812। 2 धनात्मक संख्या है, उन धनात्मक संख्याओं का गुणनफल है 812। तो बताइए बड़का संख्या कौन है। देखिए धनात्मक प्राकृत संख्या, इस क्वेश्चन को बेसिक अप्रोच से भी बना सकते हैं, बाय ऑप्शन भी बना सकते हैं, लेकिन इस क्वेश्चनों को बनाने का सबसे बेस्ट तरीका होगा मेरे भाई बाय ऑप्शन ही। चलो आओ देखिए, हमसे कौन सी संख्या पूछी, बड़ी संख्या पूछा, ठीक है, और वो भी 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या, 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या है। तो ध्यान से देखना, 2 क्रमागत धनात्मक प्राकृत संख्या। देखिए भाई साहब एक बात बताओ, अगर हम पहला ऑप्शन लेंगे तो पहला ऑप्शन 29 है, हमें बड़ी संख्या निकालना है, तो पहला ऑप्शन में बड़ी संख्या 29 है, तो छोटी संख्या कितना होगा, 1 कम। छोटी संख्या कितना होगा मेरे भाई, 1 कम। अच्छा बताओ 29 गुने 28 क्या 812 आ जाएगा, एक बार आप ट्राई कर लो मेरे भाई। 28 का स्क्वायर कितना होता है मेरे भाई, 784। ये तो सिंपल था, 28 का स्क्वायर, लेकिन स्क्वायर ने 1 बढ़ा दीजिए, तो 784 में अगर हम 28 जोड़ दे, 8 4 12 के 2 हासिल, 1 8 1 9 2, बिल्कुल भाई 812 आ गया। यानी इस हिसाब से ये पहला ही ऑप्शन क्या है मेरे भाई, सही है। ये हो गया बाई ऑप्शन। बड़ी संख्या पूछा है तो 29 बड़ी है, तो छोटका क्या होगा, 29 से 1 छोटका, क्योंकि लगातार संख्या है, यहाँ लिखा है ना 2 क्रमागत संख्या, तो 29 से छोटा क्या 28। अब दोनों का गुणनफल 812 आ रहा है, सही बात है। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जिनको बाय प्रोसेस चाहिए, तो देखो सबसे छोटका x है, x है, तो इससे बड़का क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 1। एक संख्या x, दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1, और इस दोनों का ही गुणनफल कितना है मेरे भाई, 812। आप इसको सॉल्व करोगे, x का मान निकाल लेना। देखो छोटी संख्या x, छोटी संख्या x और बड़ी संख्या, और बड़ी संख्या क्या हो जाएगा मेरे भाई, x प्लस 1। तो दोनों का गुणनफल कितना, 812। कैलकुलेट करोगे x गुने x कितना, x स्क्वायर प्लस x बराबर 812, x स्क्वायर प्लस x, ये 812 को इधर ले आओगे, माइनस 812 बराबर 0। यहां से आप लोग x का मान निकालना, यही आएगा। x का मान कितना आएगा यहां से, जैसे यहाँ छोटका संख्या x है, तो यहाँ छोटका संख्या कितना आएगा, 28। आप लोग कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। चलिए 39 के बाद चलेंगे पुनः हम सभी अगले प्रश्नों की ओर। देखो ये प्रश्न में आप सभी ध्यान से देखना। चलो
लॉजिक की अगर हम बात करेंगे ना मेरे भाई, देखो जे कितना 10, ए 1, वाई कितना 25, एम 13, डी 4, बी 2, तो 10 3 13, 10 3 13, 1 3 4 और 25 3 28। देखिए आज ही के टेस्ट पेपर में हम पहले बताए हैं ना, 26 से ज्यादा जैसे ही आएगा ना, जैसे यहाँ यहाँ कितना 25 3 28, अब 28 तो होते नहीं है, तो 28 में से आप हमेशा 26 घटा लिया करो, 28 में से 26 गया 2, इसलिए यहाँ पर 2 लिखा गया। तो लॉजिक क्लियर हुआ, +3 हो रहा है, +3 हो रहा है। तो अगर हम सभी देखेंगे पहला ऑप्शन R 18, I 9, C 3, U 21 है, L 12 है, Z 26 है। तो देखो ध्यान से एक बात बताना, 18 3 21 9 3 12, लेकिन 3 3 25 नहीं, यहाँ घट गया, इसलिए पहला तो नहीं हो पाएगा भाई। 21 3 24 16 3 3 3 6, हाँ ये वाला ऑप्शन देखो, ये वाला ऑप्शन 21 है, P 16 है, C 3 है, X 24 है, S 19 है, F 6 है। देखो 21 3 24, 21 3 24, 16 3 19 और 3 3 कितना 6, तो ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा मेरे भाई। चलेंगे हम लोग 41 के बाद 42, 42 नंबर के प्रश्नों को आप ध्यान से देखोगे। देखो मेरे भाई 256 का वर्गमूल कितना 16 प्लस का 0.0256, इतना तो तुम्हें पता चल गया होगा कि ये 16 का स्क्वायर 256 होता है। ठीक है, इतना तो समझ में आ गया होगा। फिर देखना दशमलव के बाद कितने अंक है, 4 अंक है। दशमलव के बाद 4 अंक है, तो अगर जब हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद कितने अंक होंगे, 2 अंक। दशमलव के बाद 4 अंक है, अगर हम इसका वर्गमूल निकालेंगे तो दशमलव के बाद 2 अंक होंगे। अगर दशमलव के बाद 2 अंक होंगे तो 0 पॉइंट कितना हो जाएगा 16 माइनस 4.41। देखो 21 का स्क्वायर होता है 441, 21 का स्क्वायर, लेकिन देखो दशमलव के बाद 2 अंक है तो इसके वर्गमूल में कितना होगा, दशमलव के बाद 1 अंक होगा। अब ज्यादा दिमाग नहीं लगाओ इसमें, देखो 16 में अगर हम 1.4 मतलब 0.16 ऐड करेंगे तो 16.16 हो जाएगा। 16 पॉइंट कितना 16, और इसमें से घटा दीजिए 2.1 को, तो 16 में से 2 चल जाएगा, कितना आ जाएगा 14 वाला, एक एक ऑप्शन है मेरे भाई 14.06, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा ए नंबर। चलेंगे हम लोग पुनः अगले प्रश्नों की ओर। 46 के बाद देखो, अगर हम सभी इस प्रश्नों की बात करेंगे ना मेरे भाई, 81 विद्यार्थियों की एक पंक्ति में सभी उत्तर की ओर मुख करके बैठा है। सीमा दाहिने छोर से 12, देखिए सीमा का पोजीशन क्या है मेरे भाई, 12वें छोर से 12 है, और मंजू सीमा के बाईं ओर 9, मंजू जो है ना सीमा के बाईं ओर 9, मंजू सीमा के बाईं ओर, तो सीमा यहाँ पर तो सीमा का इधर दाया और इधर बाया। देखिए कोई व्यक्ति है तो व्यक्ति का इधर दाया और इधर बाया है, इधर बाया होता है, तो सीमा यहाँ बैठी है, तो देखिए मंजू सीमा के बाएं मतलब इधर, क्या माह है मेरे भाई 9 माह है, तो 12 9 21, 12 9 कितना हो जाएगा 21। अब अगर आप सभी ध्यान से देखिएगा 12 9 21, अब बात बताओ ये मंजू है यहाँ पर, तो मंजू दाएं सिरे से 21वां हो गई, तो हमसे पूछा पंक्ति के बाएं छोर से मंजू का स्थान कैमा होगा। आप जानते होंगे रैंकिंग में कि जब एक व्यक्ति का पोजीशन एक छोर से मालूम हो तो दूसरे छोर से हम लोग कैसे निकालते हैं, दूसरे छोर से, देखिए दाएं तरफ से मंजू 21वां है और बाएं छोर से हमें पूछा गया, तो कैसे निकालेंगे, टोटल माइनस दिया गया पोजीशन 21 प्लस 1, तो 81 में से 21 गया 60, 60 प्लस 1 कितना आ जाएगा 61, 61। चलेंगे मेरे भाई अगले प्रश्नों की ओर। तिरपन के बाद चलेंगे हम लोग 54 नंबर। आ जाए इस क्वेश्चन में, अगर देखिए जिसको ये फॉर्मूला नहीं मालूम होगा तो वो लोग कैसे बनाएंगे, वो लोग ऐसे बना लीजिएगा, जैसे टोटल 81 है, 81 में 21 लोग बैठ गए तो बचे कितना, बचे 60 लोग, यानी 60 लोग इधर आएंगे, 60 लोग इधर आएंगे, 60 लोग मंजू के इधर हैं, तो एक बात बताओ बाएं से मंजू का स्थान, तो 60 को इधर है, 60 को इधर है और खुद मंजू 1, तो 60 और 1 कितना हो जाएगा 61वां। अगर फॉर्मूला नहीं याद है तो भी आप बना सकते, ठीक है, लेकिन फॉर्मूला तो भाई सबको याद होवे करता है, ठीक है, इतना छोटा सा फॉर्मूला है इसका। आ जाओ, अगर हम सभी इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे ना, क्या है देखो, उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करें जिसे पूरी तरह से एक आयत के अंदर, देखो ये एक आयत है, ये एक आयत,
ये एक क्या है मेरे भाई, एक आयत। उस सबसे बड़े वृत्त की परिधि ज्ञात करिए जिसे पूरी तरह से एक आयत के अंदर खींचा जा सकता है, जिसकी विमाएं 126। तो आयत की चौड़ाई 126 है और लंबाई कितना है मेरे भाई, 226। देखिए सबसे बड़े वृत्त की परिधि, आपको पहले यह बात मालूम होनी चाहिए कि आयत में सबसे बड़ा वृत्त आप कैसे ड्रॉ करोगे, जानते हो मेरे भाई, ऐसे। आयत में सबसे बड़ा वृत्त इसी प्रकार ड्रॉ कर सकते हो आप। आयत में सबसे बड़ा वृत्त यही बनेगा। अब ये बनेगा तो मेरे भाई यहां पर सेंटर होंगे, ये इस वृत्त का क्या कहलाएगा, व्यास। ये इस वृत्त का क्या कहलाएगा मेरे भाई, व्यास। और जो इस वृत्त का व्यास होगा वह कितना है मेरे भाई, 126। वह कितना है मेरे भाई, 126। जो इस वृत्त का व्यास है वह कितना है मेरे भाई, 126 है। अब बताना, व्यास अगर 126 हो गया तो त्रिज्या कितना हो जाएगा मेरे भाई, 63। क्योंकि त्रिज्या कितना होता है मेरे भाई, व्यास का आधा। तो 126 का आधा हो गया 63। हमसे क्या पूछा गया है, परिधि ज्ञात करिए। तो परिधि कितना होता है मेरे भाई, वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई का मतलब 22/7 और त्रिज्या का मान कितना है, 63। अब अगर आप सभी ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे, 7 नम्मा 63, तो 22 नम्मा 198, 198 दूनी कितना, 396। तो चलेंगे मेरे भाई अगले प्रश्नों की ओर। आ जाओ अगले प्रश्न, 55 के बाद 56 नंबर। पचपन के बाद पुनः 64 नंबर में है आप लोग के प्रश्न। तो आ जाइए, ध्यान पूर्वक देखते हैं। 4519 में सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल क्या हो जाए, 30 से पूरी तरह विभाज्य हो जाए। 4519 में हम कौन सी संख्या जोड़ी जाए ताकि योगफल क्या हो जाए, 30 से पूरी तरह विभाज्य। देखिए भाई साहब, इसमें कुछ जोड़ेंगे ना तो 30 से कट जाना चाहिए, 30 से कटना चाहिए मेरे भाई, 30 से कटना चाहिए। तो भाग लगाओ ना, इसमें भाग लगाइए। देखिए 30 इकाई 30, रिमाइंडर कितना, 15, उतरेगा 1। 30 पंचे का 150, 150, शेषफल 1, उतरेगा कितना, 19। भैया 19 शेषफल बच गया, 19 शेषफल बच गया। अब तो ये कटने वाला है नहीं, ये कटने वाला है नहीं, तो यहाँ कितना लिखना पड़ेगा, 0, 0 लिखना पड़ेगा। बताओ 19 शेषफल बच गया। हमें यहाँ दो सिचुएशन हो सकते थे, कभी कहेगा जोड़ने के लिए, कभी कहेगा कम करने के लिए। अगर कम करने के लिए कहता तो जितना शेषफल बचता है ना उसको घटा देते। अगर कम करने के लिए कहेगा, कम करने के लिए कहेगा, कम करने के लिए, तो आपका उत्तर कितना होगा, 19। जो शेषफल बचेगा ना वही कम करना चाहिए। अगर ये संख्या 19 कम रहता तब तो ये शेषफल नहीं बचता, शेषफल नहीं बचता मतलब ये विभाजित हो जाता। ठीक है, अगर कम करने के लिए रहेगा तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, शेषफल। कम करने के लिए रहेगा तो आपका उत्तर डायरेक्ट हो जाएगा मेरे भाई, शेषफल। लेकिन अगर जोड़ने, जैसे यहाँ के तो सबसे छोटी कौन सी संख्या जोड़ी जाए, अगर जोड़ने की बात करेगा, अगर जोड़ने की बात करेगा ना मेरे भाई, तब आप क्या करोगे जानते हो, इस दोनों का डिफरेंस ले लेना, इस दोनों का डिफरेंस ले लेना, भाजक और शेषफल का डिफरेंस ले लेना। तो 30 और 19 का डिफरेंस कितना है, 11। ठीक है, फिलहाल इस प्रश्न में क्या हो जाएगा, 11। जोड़ने की बात करेगा तो इस दोनों का आप डिफरेंस ले लेना, भाजक और रिमाइंडर का। लेकिन अगर घटाने की बात करेगा तो सीधा रिमाइंडर ले लेना। ठीक है, चलेंगे अगले प्रश्न, 64 के बाद 65 नंबर। आ जाओ मेरे भाई, इधर देखना, 66 नंबर है। देखो सेक स्क्वायर बी माइनस का 1/, देखो ये एक बेसिक फॉर्मूला है जो कि 10th क्लास में हम लोग पढ़ते थे। कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर कितना होता है, 1। तो यहाँ से लिख सकते हैं हम लोग कॉसेक स्क्वायर बीटा, ये जो 1 है इधर आएगा -1, माइनस कॉट स्क्वायर बीटा उधर जाएगा, क्या हो जाएगा मेरे भाई, प्लस का कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखो, तो कॉसेक स्क्वायर बीटा -1 के बजाय हम क्या लिख सकते हैं, कॉट स्क्वायर बीटा। अब देखो मेरे भाई, सेक स्क्वायर बीटा माइनस, और आपको ये भी बातें मालूम होनी चाहिए कि टेन थीटा बराबर हम लोग क्या लिखते हैं, 1/cot थीटा, 1/cot थीटा। और इसको cot थीटा बराबर क्या लिखते हैं मेरे भाई, 1/tan थीटा। तो यहाँ पर एक दूसरे से रिप्लेस कर देंगे। देखो cot है तो cot रिप्लेस में क्या हो जाएगा, 10। देखो 1/cot रिप्लेस क्या हो जाएगा, 10 में, तो tan स्क्वायर बीटा। और आपको पुनः एक फॉर्मूला आ गया मेरे भाई, ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ते हैं, सेक स्क्वायर बीटा माइनस
10 स्क्वायर बीटा बराबर कितना 1 1। ठीक है, यहाँ पर देखो एक आइडेंटिटी ये होता है, दूसरा आइडेंटिटी ये होता है और एक तीसरा आइडेंटिटी होता है मेरे भाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बराबर कितना 1। ये तीन आइडेंटिटी होता है, तीनों को आप लोग अच्छे से ध्यान पूर्वक रखिएगा याद। सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा 1, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 और कॉसेक स्क्वायर बीटा माइनस कॉट स्क्वायर बीटा बराबर कितना 1। ठीक है, चलो तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला बन गया, सेक स्क्वायर बीटा माइनस टेन स्क्वायर बीटा बराबर कितना 1। तो इस प्रश्न का उत्तर कितना हो जाएगा मेरे भाई 1। 66 के बाद चलेंगे हम लोग अगले प्रश्नों की ओर। आ जाओ 66 के बाद, यहां पे देखना दो धनात्मक संख्याओं का गुणनफल कितना है 2880 है। पहली संख्या दूसरी संख्या की 5 गुनी है। देखो मेरे भाई पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना, पहली संख्या जो है ना दूसरी संख्या का 5 गुना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है मेरे भाई 5 गुना, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना गुना है 5 गुना। तो अगर दूसरी संख्या मेरा x है तो पहली संख्या मेरा कितना हो जाएगा 5x। फिर इन्होंने आगे क्या लिखा, इनका गुणनफल, इनका गुणनफल कितना है मेरे भाई 2880। ठीक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का 5 गुना है तो ये x है तो एक का x का 5 गुना 5x और इसका गुणनफल दे रखा है 2880। देखो काट दो मेरे भाई, 5 से काट देंगे 25 25, 3 पर 8, 5 सत्ते 35, 3 पर 0, 5 छक्के 30, x गुने x कितना x स्क्वायर बराबर 576, x स्क्वायर बराबर 576 तो x बराबर कितना आ जाएगा 24। ठीक है, तो हमसे क्या पूछा दोनों संख्याओं का योगफल। अच्छा दोनों संख्याओं का योगफल पूछ लिया मेरे भाई, तो बताओ एक संख्या मेरे पास x है, दूसरी संख्या मेरे पास 5x है, तो x और 5x मिलके कितना हो जाएगा 6x। तो देखो 6 इंटू x के जगह कितना है 24 और 24 छक्के कितना हो जाएगा 144, 24 छक्के कितना हो जाएगा 144, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर। चलेंगे हम सभी 72 के बाद 73 नंबर। एक जिले की जनसंख्या कितना है मेरे भाई 3,51,000। एक जिले की जनसंख्या कितना है 3,51,000। एक जिले की जनसंख्या कितना है 3,51,000, जिसमें से 1,64,000 पुरुष है, 1,64,000 पुरुष है। जनसंख्या का 14% साक्षर है। देखो जनसंख्या का 14% साक्षर है, साक्षर है 14%। तो कुछ लोग क्या होगा, अच्छा जनसंख्या का 14% साक्षर है, यदि 14% पुरुष साक्षर है, पुरुष पुरुष कैटेगरी में कितने परसेंट साक्षर है 14%, तो कितनी प्रतिशत महिला। देखिए एक बात बताओ, जिसे बिहार में जब साक्षरता दर निकलता है तो उसमें यह भी लिखल रहता है पुरुष का साक्षरता दर कितना है और महिला का साक्षरता दर कितना है। तो समझो ना ध्यान पूर्वक कि पुरुष का साक्षरता दर 14% है और पूरे 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 बिहार का साक्षरता दर कितना है 14%। देखिए पुरुष का साक्षरता दर 14% है और पूरा का भी साक्षरता दर 14% है, तो ऐसा तभी न हो सकता है जब महिला भी कितना होंगे 14, महिला भी कितना होंगे 14। बेसिक सा सेंस है, पूरे ग्रुप यानी पुरुष और महिला का मिलाकर भी 14 है और पुरुषों 14 है तो महिला भी कितना होगा 14। ठीक है, तो ये बेसिक सी प्रश्न था। ठीक है मेरे भाई, चलेंगे हम सभी अगले प्रश्नों की ओर। बेसिक सा प्रश्न था, चलो यहां से देखेंगे पहले 170 सम संख्याओं का औसत। अगर आप सभी यहां पर ध्यानपूर्वक देखोगे मेरे भाई तो लिख लोगे आप सभी प्रथम n सम संख्या, प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत, प्रथम n सम संख्या का औसत कितना n+1, प्रथम n सम संख्या का योगफल, प्रथम n सम संख्या का योगफल क्या होगा n इंटू n+1, प्रथम n विषम संख्या, प्रथम n विषम संख्या का औसत, प्रथम n विषम संख्या का औसत कितना होगा n, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल, प्रथम n विषम संख्याओं का योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई n²। ठीक है, तो यहां से पूछा प्रथम 170 सम संख्याओं का औसत, तो प्रथम n सम संख्या का औसत क्या होगा n+1।
तो 170 है ना, तो 170 से एक ज्यादा कितना हो जाएगा, 171। चलेंगे पुनः अगले प्रश्नों की ओर। 81 के बाद देखो 91 है। अगर हम 91 की बात करेंगे मेरे भाई, तो देखो यहां पर दो चीजें लागू होंगे। देखो a के पावर m गुने a के पावर n। आप जानते होंगे जब बेस समान हो और गुना के फॉर्म में हो तो हमारा पावर क्या होगा मेरे भाई, जुट जाएगा। और यही चीजें जब a के पावर m बट्टे a के पावर n हो, बेस समान है लेकिन ये भागा के फॉर्म में है, तो पावर क्या होगा मेरे भाई, घट जाएगा, m माइनस n। तो यही दो कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होंगे। देखो सबसे पहले 50 के पावर माइनस 15 भागा लगाना है, 50 के पावर माइनस 15 है गुना 50 के पावर माइनस 11। तो देखो ये वाला फॉर्म है, पहले ये वाला फॉर्म लगाओ। देखो तो भाई 50, हमने क्या सिखाया, पावर घटेगा, ऊपर वाले में से नीचे वाले का पावर घटा, तो ऊपर वाले पावर माइनस 13 माइनस, अब घटेगा नीचे वाला कितना है, ऑलरेडी नीचे वाला कितना है मेरे भाई, माइनस 15 इंटू का 50 का पावर कितना, माइनस 11। अब अगर हम सभी ध्यान से देखने और समझने का प्रयास करेंगे, देखो 50 के पावर माइनस 13 माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस इंटू 50 के पावर माइनस 11। तो देखो 50 के पावर 15 में से 13 जाएगा 2 इंटू 50 के पावर माइनस 11। देखो अब क्या, अब ये वाला लॉजिक लगाओ, बेस समान है पावर जुट जाएगा मेरे भाई। तो बताओ पावर जुट जाएगा तो 50 के पावर, ये 2 और ये माइनस 11 है, तो 50 के पावर कितना, देखो इधर 2 में से 11 जाए कितना हो जाएगा, माइनस 9। तो 50 के पावर माइनस 9 इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। जो कि ये क्या हुआ, 50 के पावर माइनस 9। लगता है मेरे भाई इस प्रश्न का टाइपिंग एरर है, ठीक है, क्वेश्चन को इन्होंने गलती डिजाइन किया है, क्वेश्चन गलती डिजाइन हुआ है, ठीक है। उत्तर क्या हो जाएगा मेरे भाई, 50 के पावर माइनस 9। उत्तर होगा मेरे भाई 50 के पावर माइनस 9। चलो 91 के बाद हम सभी चलेंगे मेरे भाई 92 नंबर। आ जाइए 92 नहीं 95। अब जरा ध्यान से देखना मेरे भाई, ये क्या है, एबीसीडी एक समलम है, एबीसीडी एक समलम है। तो आइए मेरे भाई समलम चतुर्भुज पार लेते हैं। चलिए समलम चतुर्भुज है एबीसीडी, जिसमें बीसी पैरेलल एडी है। आप जानते होंगे समलम चतुर्भुज में पैरेलल भुजाएं ये होता है, तो थोड़ा ध्यान से नामकरण करना पड़ेगा। ऐसे करो ए बी सी डी। अब देखो यहां से हो गया ना, बीसी पैरेलल एडी, बीसी पैरेलल एडी हो गया, ठीक है। एसी बराबर सी डी है। अच्छा एसी, तो एसी और सी डी आपस में क्या है, बराबर। एसी और सी डी क्या है भाई, आपस में बराबर है। फिर आप ध्यान से देखना मेरे भाई, एबीसी 18 है, एबीसी ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है, 18 डिग्री। ये एंगल कितना डिग्री दे रखा है, 18 डिग्री। और कौन बीएसी 93 है, बीएसी कितना डिग्री है मेरे भाई, 93 डिग्री। बीएसी कितना डिग्री है, 93 डिग्री। बीएसी कितना डिग्री है, 93 डिग्री। तो कौन एसीडी का माप बताइए, कौन एसीडी का माप, एसीडी, एसीडी यानी ये वाला एंगल हमें निकालना है, ये वाला एंगल। तो आप सभी ध्यान से देखना मेरे भाई, देखो ये लाइन और ये लाइन पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन के बीच अगर हमें ऐसे समझो ना, पैरेलल लाइन में एक ही और के अंतःकोणों का योगफल कितना, 180 डिग्री। एक ही और के अंतःकोणों का योगफल कितना हो जाएगा मेरे भाई, 180 डिग्री। तो देखो एक ही और के अंतःकोण, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मिल करके बनाएगा 180 डिग्री। तो देखो 93 और 18, 93 और 18 मिलके 93 और 18, 93 और 18 मिलकर 93 8 101, 111, 111, यानी ये दोनों एंगल मिलके 111 है। लेकिन ये इसको भी अगर हम मिला, देखिए ये 18 और ये 93 मिलके 111 होगा, लेकिन अगर हम इसको भी मिला देंगे तो ये टोटल 180 होगा। तो देखो 180 में से अगर हम 111 को घटा देंगे तो ये वाला एंगल कितना निकल जाएगा, 69। ये वाला एंगल निकल गया 69, क्योंकि हमने अभी जस्ट बताया एक ही और के अंतःकोणों का योगफल 180 डिग्री होगा। तो ये 18 और ये 93, 18 और 93 मिला दिए 111। तो भाई ये एंगल और ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल, ये कंप्लीट एंगल 180 होना चाहिए। तो 180 में से ये दोनों मिलके 111 घटा देंगे, कितना आ गया, 69।
अब देखो, अब इधर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा होगा, हरा वाला ट्रायंगल। इधर आपको एक ट्रायंगल दिख रहा है हरा, जिसकी ये भुजाएं और ये भुजाएं आपस में बराबर है। तो त्रिभुज में एक कॉन्सेप्ट होता है कि किसी भी त्रिभुज की बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है। बराबर भुजा के सम्मुख कोण बराबर होता है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण 69 है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण भी कितना होगा? 69। इस भुजा के सम्मुख कोण 69 है, तो इस भुजा के सम्मुख कोण भी कितना होगा? 69। ठीक है, अब देखना त्रिभुज के ये जो हरा कलर वाला ट्रायंगल है, दो कोण 69 69 कितना? 100। 69 69 कितना? 138। 69 69 कितना? 138। तो दो एंगल मिला करके 138 हो गया, तो बचल एंगल कितना होगा? बचा हुआ एंगल कितना होगा मेरे भाई? 180 माइनस 138 कितना हो जाएगा? 13 4 17 यानी 42 डिग्री। तो इस एंगल का मान कितना है मेरे भाई? 42 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर। चलो चलेंगे अगले प्रश्नों की ओर। 95 के बाद 96। देखो इस टेस्ट पेपर में और भी कोई क्वेश्चन है क्या? अब देखो टेस्ट 1 में जितने भी प्रश्न थे हमने आपको करा दिए। उम्मीद करते हैं सभी प्रश्न को बहुत ही बारीकियों से आप समझे होंगे, कोई हड़बड़ाहट की चीजें नहीं, तो एकदम शानदार तरीकों से आपको हमने समझाने का प्रयास किया। तो टेस्ट पेपर 1 के जितने भी प्रश्न मैथ रीजनिंग के आए थे हमने आपको करा दिए। पुनः मुलाकात करेंगे हम सभी लोग डबल स्टार टेस्ट सीरीज 2 में। ठीक है, तो इस सेशन में को यहीं तक रहने देते हैं, पुनः हम लोग मुलाकात करेंगे टेस्ट 2 के सेशन में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।